वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का। और शुरू कर रहे हैं हम लोग वेव ऑप्टिक्स का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डिफ्रैक्शन। तो थोड़ा सा रिकॉल करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। डिफ्रैक्शन क्या है उसकी बात करेंगे। डिफ्रैक्शन थ्रू ए सिंगल स्लिट हमारे सिलेबस में है, तो उसी को हम मेनली यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। देन थ्योरी ऑफ डिफ्रैक्शन क्या है वो हमें यहाँ पर पढ़नी है। देन विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, फ्रेशनल डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन होगा डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का। और बाकी का पोर्शन ये वैसे तो इस साल के लिए हट चुका है, सेशन 2021 के लिए इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर भी थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पहले भी पढ़ा था, दीज आर द साइनसोइडल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। रेड वाली वेव इलेक्ट्रिक फील्ड के इंडिकेट कर रही है और जो वायलेट है वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रही है। ये इनकी पीक वैल्यूज़ हैं ई नॉट और बी नॉट। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अकर साइमल्टेनियसली एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल। ये हम डेफिनेशन में भी बात कर चुके हैं। स्पीड इज़ एंटायरली डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मीडियम। तो कौन सा मीडियम होगा उसके अकॉर्डिंगली स्पीड आएगी। अगर आप एयर या वैक्यूम की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला 1/√μ0ε0 है, जिसको हम E0/B0 भी लिखते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारा जो ज़्यादा फोकस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर है, जो लाइट वेक्टर का इंटेंसिटी वेक्टर का कॉज होता है। तो बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक के, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली डिफ्रैक्शन है क्या, इस बात को समझना बड़ा आसान है। The phenomena of bending of light around corners or encroachment of light within the geometrical shadow of the opaque obstacles is called diffraction। अगर कोई opaque substance है, उसके कहीं पर अगर आपको स्लिट या स्पेसिंग मिलती है या उसके कॉर्नर्स के अबाउट जब भी वेव को पास कराते हैं, यहाँ पर लाइट वेव की बात कर रहे हैं, ये डेविएट हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से, और इसी डेविएशन को नाम दिया जाता है डिफ्रैक्शन। देखेंगे कैसे है। ये एक स्लिट है, सोर्स एस से वेव पास कराएंगे, स्क्रीन पर वेव हमें इस तरह से मिलनी चाहिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस पोर्शन ने ब्लॉक किया है, यहाँ से अलाउ की जा रही है लाइट। तो ये लाइट अलाउ करने के दौरान यहाँ से जब ये कॉर्नर से पास हो रही है तो इसको स्ट्रेट जाना चाहिए, बट एक्चुअली ये डेविएट हो जाती है। जाना था इसको इस डायरेक्शन में वेव नेचर के अकॉर्डिंगली। इसको रिफ्रैक्शन नहीं समझना है, ये वेव नेचर के अकॉर्डिंगली आने वाला फिनोमिना है और ये इस पाथ को ट्रेस कर रही है। तो लाइट अपने पाथ से डेविएट हुई है, एक तरह से स्प्रेड हुई है अबाउट द स्लिट। इसी तरह से अगर ऑब्स्टिकल है उसके कॉर्नर्स के अबाउट, कॉर्नर से इसको स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट इट विल अपीयर टू बेंड इन दिस वे। तो ये जो डेविएशन बेंडिंग है आप देख रहे होंगे, आना चाहिए था इतना, लेकिन ये एक्सटेंड हो गया यहाँ तक। ये जो स्प्रेडिंग हुई है, दिस इज़ नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस डिफ्रैक्शन को समझने के लिए थोड़ा और आगे लेकर जाते हैं। सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन, ये हमारे सिलेबस में है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक स्लिट है, स्क्रीन लगी है सामने, वेव पास हो रही है प्लेन वेव फ्रंट से, और ये अलग अलग वेव्स हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, हमने नाम दिया हुआ है। हमने एक लेंस रखा है ताकि लाइट को फोकस कराया जा सके। पैरेलल बीम आप जानते हैं बिल्कुल सेंटर पर फोकस होगी और ब्राइट पैटर्न मिलेगा। लेकिन ये वो वेव है जो स्ट्रेट पास हो रही है विदाउट एनी डेविएशन, जिसको हम प्राइमरी वेव कहते हैं। कैपिटल डी डिस्टेंस पर स्क्रीन है, विड्थ स्लिट स्मॉल डी या स्मॉल ए ले सकते हैं हम। और यहाँ पर ये जो सेंटर पर बनी है फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज होगी, इसको हम प्राइमरी मैक्सिमा नाम देते हैं। द वेवलेट्स फ्रॉम द सिंगल वेव फ्रंट रीच द सेंटर ओ ऑन द स्क्रीन इन सेम फेज एंड हेंस इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली। यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ इन वेव्स का आपस में। वेव्स एक्चुअली यहाँ पर जो आपस में इंटरफेयर कर रही हैं, दे आर द वेव्स फ्रॉम सेम सोर्स। इस बार डिफरेंट सेपरेट सोर्स नहीं है, ये सेम सोर्स से पास होंगी। अगर हम एंगल के हिसाब से देखें तो डेविएशन कुछ इस तरह का होगा। मान लेते हैं जो स्लिट है दो पार्ट के हिसाब से है, दो इक्वल हाफ्स में मानकर चलेंगे इसको। तो यहाँ पर अगर आपने एंगल पर रखा है तो डेविएशन थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली है जो पाथ डिफरेंस को निकालने में मदद करेगी, और ये इस तरीके से हमारे पास एक्सप्रेशन में आता है।
इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम जाते हैं हमारे नोट्स पर, वहाँ हम इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से कंपैरेटिव फॉर्म में समझेंगे एज वी हैव डिस्कस्ड इन इंटरफेरेंस। तो देखते हैं क्या है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि हम बोल ही रहे थे, इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल और अपर्चर इन द पाथ ऑफ लाइट रे। कॉज क्या है, इसका रीज़न क्या है, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट टर्म। इट अकर्स ड्यू टू म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑफ सेकेंडरी वेव्स स्टार्टिंग सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स के म्यूचुअल इंटरफेरेंस की वजह से होता है, विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट विच आर नॉट ब्लॉक्ड बाय द ऑब्स्टेकल। ये वेव फ्रंट था, इसमें से इतना पोर्शन ये पास होकर गया, बाकी ब्लॉक हो गया, तो अनब्लॉक्ड का आपस में इंटरफेयर करने की वजह से ये इस तरह की स्प्रेडिंग हो गई है। आप देख रहे हैं वेव स्प्रेड होती हुई जा रही है और क्लियरली दिख रहा है। अगर स्लिट विड्थ ज़्यादा रखी है आपने तो डेविएशन कम है, लेकिन अगर स्लिट विड्थ कम करेंगे तो ये डेविएशन ज़्यादा है, यहाँ पर वेव ज़्यादा डेविएट हो रही है। नेसेसरी कंडीशन है, फिनोमेना होगा भी तभी जब द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ अपर्चर शुड बी कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ वेव। जो वेव आप यहाँ से पास करा रहे हैं उसकी वेवलेंथ के कंपैरिजन में ये जो स्लिट है इसका साइज़ होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तो ये डिफ्रैक्शन का फिनोमेना एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। हमें जो पढ़ना है वो है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो इसके लिए स्लिट है, हमने स्लिट विड्थ ए माना है, हमारी प्रेजेंटेशन में वो डी से डिनोट किया गया था। तो जो स्ट्रेट पास हो रही है दिस इज़ आर प्राइमरी वेव, और जो डेविएट होकर जा रही है दीज आर सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स के इंटरफेयर करने की वजह से ए पॉइंट पर एक पैटर्न मिलेगा विच इज़ कॉल्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न। सेंटर पर बी पॉइंट पर बनने वाला प्राइमरी है, ये सेकेंडरी होगा। तो ए इज़ द साइज ऑफ द अपर्चर एंड डी इज़ द डिस्टेंस ऑफ द अपर्चर फ्रॉम द स्क्रीन एंड ऑन विच डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्म्ड एट पोजीशन एक्स। बी से ए तक की डिस्टेंस को हमने एक्स माना है फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन। तो पहले की तरह अगर हम देखें तो ऊपर वाली वेव कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, नीचे वाली एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए S1 से हमने टी परपेंडिकुलर डाला, तो S2t इज़ द पाथ डिफरेंस। तो जैसे इंटरफेरेंस में हमने किया था ठीक वही मेथड हम यहाँ लगा रहे हैं। इन द ट्राइंगल ABC एंड S1 S2t ABC एंड S1 S2t, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, और ये 90 होने की वजह से ये सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं, जो कि आपको शो नहीं करना है, आप सिर्फ इसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो S2t अपॉन S1 S2 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज़ कर लिया हमने। AB अपॉन AC होना था जिसको हम BC के बराबर रख लेते हैं। तो S2t पाथ डिफरेंस अपॉन A इज इक्वल टू x अपॉन D, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, मैथमेटिकली हम इस बात को डायरेक्टली यूज़ करते हैं। पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो ऊपर का जो पार्ट डिफरेंस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का ये वाला एक्सप्रेशन पार्ट डिफरेंस दोनों को इक्वेट करेंगे और ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी जिसमें हमें फेज डिफरेंस की टर्म्स में एक्सप्रेशन मिला है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग यहाँ लिख रहे हैं जिसको आप भी डायरेक्टली लिखेंगे, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। दैट मैथमेटिकल कंडीशंस फॉर डिफ्रैक्शन पैटर्न आर जस्ट रिवर्स्ड टू दैट ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो फार्मूला होगा जो वहाँ पर हमने मिनिमा के लिए यूज़ किया था। रिवर्स है इंटरफेरेंस पैटर्न के रिस्पेक्ट में, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न का फिनोमेना होगा बिल्कुल रिवर्स होगा। तो इस वजह से जो मिनिमा के लिए फार्मूला होता है इंटरफेरेंस में वो यहाँ पर मैक्सिमा के लिए आ जाता है, सेकेंडरी वेव्स के लिए है, इसलिए सेकेंडरी मैक्सिमा बोला है। फाई की वैल्यू 2n+1 पाई, n की वैल्यू 1 2 3 4 सो ऑन चल रही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है XA अपॉन डी, ये बन रहा है XA अपॉन डी है तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई की वैल्यू रखी है हमने, और यहाँ ध्यान देंगे कि n की वैल्यू हमने 1 से स्टार्ट की है इन प्लेस ऑफ 0। अगर माइनस ले रहे हैं तो 0 से होती है, प्लस ले रहे हैं तो एक्चुअली प्लस लेते हैं तो 0 से होती है, बट 0 पोजीशन हम यहाँ पर छोड़कर चलेंगे फॉर प्राइमरी। सेकेंडरी से इसके लिए 1 से स्टार्ट होगी। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट की है हमने, पाई से पाई कैंसिल किया है और ये हमारा x का फॉर्मूला आ गया। दिस इज़ द जनरल पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा जितने भी बनेंगे, और क्या क्या एक्सप्रेशन होगा उसको यहाँ देख लेते हैं। n इक्वल टू 1 पर x1 3 लैम्डा डी अपॉन 2a, फर्स्ट सेकेंडरी में मैक्सिमा कहेंगे इसको। देन n इक्वल टू 2 पर x2 5 लैम्डा डी अपॉन 2a, इसे सेकेंडरी मैक्सिमा कहेंगे, एंड सो ऑन। सेकेंडरी मिनिमा की बात करेंगे तो वो फॉर्मूला लगाएंगे जो वहाँ मैक्सिमा के लिए था 2n पाई, जिसमें n की वैल्यू 0 से स्टार्ट थी, और हमने यहाँ 0 फिर से छोड़ दिया क्योंकि वो जगह प्राइमरी ने ऑक्यूपाई की है, हमें सेकेंडरी के लिए करना है तो हम एक वैल्यू छोड़ कर चल रहे हैं। फॉर्मूले में रखेंगे XA अपॉन डी, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n पाई हो रहा है, जिसमें 2 पाई की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो x का फॉर्मूला बन जाएगा n लैम्डा डी अपॉन ए। n की वैल्यू 1 रखेंगे, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा मिल रहा है, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो सेकेंडरी मिनिमा मिल रहा है,
और इसी तरीके से ये पैटर्न बनता चला जाएगा। इसके बाद आता है यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा, यहाँ पर जो पैटर्न हमारे पास बन रहा है, इस पैटर्न में ये अगर आपकी पोजीशन है सेंटर पर तो यहाँ मैक्सिमा मिलता है। यहाँ जो मैक्सिमा ड्रॉ किया जाएगा उस मैक्सिमा की विड्थ दोनों तरफ से सेकेंडरी मिनिमा से कवर हो रखी होगी। तो हम कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट टू सेकेंडरी मिनिमा ऑन आइदर साइड, ये आपको मिलेगा डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑन आइदर साइड। इनका डिस्टेंस अगर आप निकाल लें x + x 2x, ये हमारी विड्थ हो जाती है सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। x की वैल्यू यहाँ पर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा है जिसकी वैल्यू λd/a है। तो अल्फ़ा की वैल्यू जिसको हमने 2l कहा था 2 λd/a हो जाता है। सेंटर पर बनने वाला जो मैक्सिमा है वो इस तरीके से डेवलप होता है। एंगुलर विड्थ निकालेंगे तो एंगल ये आ रहा है थीटा, यहाँ से एक ऐसे ही नीचे भी थीटा मिल सकता है हमें। तो एंगुलर विड्थ करते हैं तो 2 थीटा हो जाता है जो कि 2 ऑफ λ/a है या फिर 2x/d बन जाता है। ग्राफिकली देखेंगे तो ये ग्राफ सेंट्रल मैक्सिमा का आता है। बेसिकली ये हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। आप इस जगह पर यहाँ पर इस ग्राफ को देखेंगे, ये सेंटर वाला पॉइंट है ओ, ऊपर ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सो ऑन। इनके बीच में जो आ रहा है वो मिनिमा है। तो ये मिनिमा और ये मिनिमा का सेपरेशन हमने निकाला था। तो ये हमारा ग्राफ है डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए। बढ़ाएंगे इसको आगे। उसके बाद कंपैरिजन आ रहा है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का। तो बेसिक जो कंपैरिजन है देख लेते हैं किस तरीके से चल रहा है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, पहला डेफिनेशन है इंटरफेरेंस इज ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन ऑफ 2 कोहेरेंट वेव्स, जबकि डिफ्रैक्शन में बोलते हैं इट इज़ ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन ऑफ 2 सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम सेम वेव फ्रंट। यहाँ पर इंफॉर्मेशन है ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी, जबकि यहाँ पर ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर नॉट ऑफ सेम इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा इज जनरली ज़ीरो, बट यहाँ पर मिनिमा की इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं होती कभी। देयर इज़ गुड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मैक्सिमा मिनिमा और ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस वी कैन से, जबकि यहाँ पर जो सेपरेशन इंटेंसिटी का है वो बहुत पुअर होता है, बहुत अच्छे से फाइंड करना आसान नहीं होता। विड्थ ऑफ फ्रिंजेस मे और मे नॉट बी इक्वल, बट यहाँ पर हमेशा फ्रिंजेस आर ऑफ अनइक्वल विड्थ। यहाँ पर इक्वल तब होंगे जब कोहेरेंट सोर्सेज होंगे, अनइक्वल हो जाएगी अगर नॉन कोहेरेंट सोर्सेज हैं, लेकिन यहाँ पर ये हमेशा अनइक्वल होता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं कंपैरिजन के। इसके बाद हमारे पास वो पोर्शन शुरू हो जाता है जो अब सेशन 2021 के लिए हटा दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा हम प्रेजेंटेशन में देख लेंगे। ये हमारा पैटर्न बन रखा है, डार्क की पोजीशन मानकर चल रहे हैं हम। देखेंगे नेक्स्ट एंगल पर, यहाँ पर हमें मेनली फिगर को देखना है। ये कुछ इस तरीके से आ रहा है ब्राइट, फिर डार्क, डार्क की पोजीशन है P1 डैश पर हमें मिलेगा ब्राइट, अल्टरनेट मिलता है। देन अनदर एंगल θ1 डैश पर अगर हम देखेंगे 3 इक्वल पार्ट में स्प्लिटेड, तो ये हमें ब्राइट पैटर्न के लिए इंफॉर्मेशन देता है। सेंटर पर ब्राइट है, फिर डार्क आ रहा था जैसा हमने पहले में देखा, फिर ब्राइट है, फिर डार्क, फिर ब्राइट एंड सो ऑन चलेगा। और डिफरेंट एंगल्स पर अगर देखें तो कुछ इस तरीके से बनता है। फिर से देखेंगे इसको, डिफ्रैक्शन जो बनता है ये सेंट्रल मैक्सिमा है जिसको हम प्राइमरी मैक्सिमा भी कहते हैं, प्राइमरी वेव्स की वजह से। ये डेविएटेड फॉर्म की वजह से है। तो P1 पर हमें डार्क मिल जाएगा, P1 डैश पर फिर ब्राइट, P2 पर फिर से डार्क, P2 डैश पर फिर से ब्राइट एंड सो ऑन पैटर्न पर ये चलता रहेगा। ग्राफ देखेंगे तो कुछ इस तरीके से चलता है जैसा ग्राफ हम ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे नोट्स में। धीरे धीरे साइड वाइज इंटेंसिटी रिड्यूस होती चली जाएगी और सेंट्रल मैक्सिमम इज द ब्राइटेस्ट फ्रिंज। डिफ्रैक्शन इज नॉट विजिबल आफ्टर फ्यू ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। कुछ समय के बाद ये दिखना बंद हो जाएगा, ज़ीरो हो जाता है। और यही हमारी थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन है। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, वैसे हमने इसको नोट्स में कवर अप कर लिया है डेरिवेशन में, पॉज करके पढ़ सकते हैं। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम जो हम निकाल रहे थे डेरिवेशन में, नोट्स में हमने देखा था। यहाँ पर अगर आप सेंटर पर देखेंगे तो ब्राइट है, दोनों तरफ उसमें डार्क मिलता है। इधर ये y1 जिसको हमने x कहा था, तो y1 की वैल्यू निकालने के लिए tan थीटा का फॉर्मूला y1/d, स्मॉल एंगल होने की वजह से θ1 इज़ y1/d।
तो डी लैम्डा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा बन जाता है। अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है थीटा का लैम्डा अपॉन डी, तो लैम्डा डी अपॉन डी ये y1 है। सिंस सेंट्रल मैक्सिमम स्प्रेड ऑन आइदर साइड ऑफ ओ, तो ये डबल हो जाएगा 2 लैम्डा डी अपॉन डी। हमारे पास 2 लैम्डा डी अपॉन ए एक्सप्रेशन प्रूव हो रखा है। इसके बाद इसमें एक टर्म आती है, थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसिडर कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टेंस। फ्रैक्शनल डिस्टेंस इज दैट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट एट विच द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डिफ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू द साइज ऑफ द स्लिट। सिग्निफिकेंट डेविएशन के लिए ये फ्रैक्शनल डिस्टेंस का होना ज़रूरी है। फ्रैक्शनल डिस्टेंस इज दैट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट, स्लिट से वो डिस्टेंस है एट विच द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डिफ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू द साइज ऑफ द स्लिट। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा फ्रैक्शनल डिस्टेंस के लिए। y1 हमने d लिया है, तो d को हमने df कह दिया है। फ्रैक्शनल डिस्टेंस df लैम्डा डी अपॉन डी इक्वल्स टू डी है, तो ये df इज डी स्क्वायर बाय लैम्डा या a स्क्वायर बाय लैम्डा आप इसको कह सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फॉर्मूला बनाया है हमने। तो इफ द डिस्टेंस d बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज लेस देन द फ्रैक्शनल डिस्टेंस df देन द डिफ्रैक्शन इफेक्ट में बी रिगार्डेड एज एब्सेंट। क्या मतलब है इसका? जो हमने ग्राफ देखा था वो जिस स्क्रीन पर देखा था उस स्क्रीन की पोजीशन कैपिटल D अगर फ्रैक्शनल डिस्टेंस से छोटी होगी, यानी कि डी स्क्वायर अपॉन लैम्डा या a स्क्वायर अपॉन लैम्डा से छोटी होगी, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें ऑब्जर्व नहीं होगा। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट डेविएशन के लिए इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना ज़रूरी है, एंड दिस इज कॉल्ड द रे ऑप्टिक्स में बी रिगार्डेड एज द लिमिटिंग केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टेंस से मिनिमम डिस्टेंस पर यह फिनोमेना वेव ऑप्टिक्स का एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाकी अगर कंपैरिजन की बात करें तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के कंपैरिजन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमारे कंपैरेटिव पॉइंट्स हैं और ये बीच के सेकंड और थर्ड पॉइंट, इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी के साथ हमारा मेन पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एडिशनल है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं वही इसको आगे कंटिन्यू करें, अदरवाइज नीड नहीं है। पोलराइजेशन ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स, नैरो स्लिट है, इससे अगर हम वेव को भेजते हैं ट्रांसवर्स नेचर में तो लाइट इस तरीके से आसानी से पास होकर जा सकती है। ये ट्रांसवर्स डिस्टर्बेंस के लिए है, अप एंड डाउन इस तरीके से इजीली पास हो रही है। ये हम लाइट वेक्टर की या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम स्लिट को रोटेट कर देते हैं तो ये ब्लॉक हो जाएगी। आप समझ रहे होंगे, स्लिट स्पेस जो है, स्लिट का स्पेसिंग अब ब्लॉक करने लगा है लाइट को, क्योंकि जो वाइब्रेशन है वो अप एंड डाउन होते हैं। ये अप एंड डाउन वाले वाइब्रेशन है, ये सिमेट्रिक नहीं है हमारी स्लिट के साथ, इसलिए यहाँ से ब्लॉक होगा। जितना पोर्शन इसकी विड्थ का है उतना आगे पास हो सकता है, बाकी का पोर्शन पास नहीं होने वाला। तो पोलराइजेशन इसी फिनोमेना से एसोसिएटेड है कि जो लाइट है उसके इलेक्ट्रिक वेरिएशन चारों तरफ पॉसिबल डायरेक्शन में होते हैं, और इन्हीं पॉसिबल डायरेक्शन में अगर सिंगल डायरेक्शन मिल जाए तो उसको हम कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। पैरेलल टू द प्लेन है, डॉट का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। ये एक तरीका होता है वेव को दिखाने का, लाइट वेव को, जो हम लाइट वेक्टर्स की फॉर्म में दिखा रहे हैं। तो इन नेचुरल लाइट मिलियंस ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन occur in all direction perpendicular to the direction of propagation of light wave, but for convenience we can assume the rectangular component of the variation with one component lying on the plane of diagram and another perpendicular to the plane of diagram। ये हमने दो वेरिएशन दिखाए हैं, वैसे तो चारों तरफ वेरिएशन आ रहा है, लेकिन इस फिगर में हमने ये दो दिखाए हैं, एक परपेंडिकुलर आउट इन होगा और एक अप एंड डाउन वाला है, ब्लू वाला। तो समझ रहे होंगे आप ये किस तरीके से हमने दिखाया है। अब इसी को आगे बताते हैं। लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। देयरफॉर द लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। और किस तरीके से? ये एक पोलराइजर है हमारे पास टॉर्मोलिन क्रिस्टल की फॉर्म में। इसको हमने एक और पोलराइजर रखा है यहाँ पर, एनालाइजर नाम दिया है, टॉर्मोलिन क्रिस्टल ही यूज़ किया है। ये इनकी ऑप्टिकल एक्सेस है जो अलाउ करेगी लाइट को। तो यहाँ से पास होते हुए देखेंगे ब्लू वाला क्योंकि ये ऑप्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था तो ये पास कर दिया गया, अलाउ कर दिया गया। बट जो ये रेड वाला आउट इन था, परपेंडिकुलर था, इसको ब्लॉक कर दिया गया। तो जो पहली लाइट है इसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, और जो ये आगे हमें सिंगल वाइब्रेशन वाली लाइट मिली है इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट।
तो अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना जिस फिनोमिना से होता है उसी को कहते हैं पोलराइजेशन। तो आगे हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल गई है। पैरेलल एक्सिस में ये सिचुएशन थी। परपेंडिकुलर एक्सिस अगर हम कर देंगे तो देखते हैं किस तरीके से जाता है अनपोलराइज्ड लाइट, ये जा ही रहा है। अब अगर हम इसको रोटेट कर देते हैं आगे तो ये ब्लॉक करेगा आगे वाले को। ध्यान से देखेंगे फिर से, अभी तो अलाउ कर रहा है ऊपर की तरह, बट अगर हमने इसकी एक्सिस ऑप्टिकल एक्सिस को रोटेट कर दिया तो इसकी सिमेट्रिक एक्सिस रेड वाले के अकॉर्डिंग आ गई है, बट रेड वाला तो अलाउड ही नहीं है यहाँ पर। तो इस वजह से ये ब्लॉक हो जाती है और ब्लॉक होने की वजह से ये आगे कोई लाइट हमें नहीं मिलेगी। एनालाइज़र यहाँ पर क्लियरली प्रूव कर रहा है कि जो लाइट है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, सेकंड क्रिस्टल पर फॉल होने वाली। ठीक है, इसको भी पॉज करके आप नोट कर। तो इसको अगर कर चुके हैं तो आगे बढ़ाते हैं। पोलराइज़र एनालाइज़र किस तरीके से है देखेंगे। अप एंड डाउन वाइब्रेशन को अलाउ किया, बट अंदर बाहर जो आउट इन है उनको ब्लॉक कर दिया। जो यहाँ पर ये प्लेन आया है इसको कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और इसके ठीक परपेंडिकुलर प्लेन को हम कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, जिसको ब्लॉक कर दिया गया है। तो पोलराइजेशन मीन्स द फिनोमिना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इनटू ए सिंगल डायरेक्शन, ऐसा भी हम एक डेफिनेशन में बोल सकते हैं। तो व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द पोलराइजर द वाइब्रेशंस पैरेलल टू द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस यानी कि ऑप्टिक एक्सिस are transmitted and those perpendicular to the axis are absorbed. Therefore the transmitted light is plane or linearly polarized, also it is known. The plane which contains the crystallographic axis and vibrations transmitted from the polarizer is called plane of vibration, और इसका जो perpendicular plane होगा that will be plane of polarization. ठीक है, ये आपके सामने है, आगे बढ़ा सकते हैं हम इसको। अब यहाँ पर एक लॉ आता है जिसको हम कहते हैं मेलस लॉ। मेलस लॉ के अकॉर्डिंगली अगर आपके पास दो क्रिस्टल्स हैं और उनके बीच में ऑप्टिकल एक्सिस के बीच में एंगल थीटा है तो किस तरह से ट्रांसमिटेड लाइट का रिलेशन होगा वो मेलस लॉ बताता है। ये हमने रिजॉल्व किया है एक्सिस को थीटा एंगल पर ए कॉस थीटा और परपेंडिकुलर ए साइन थीटा हो गया। तो जो आई है इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द मेलस लॉ that when a beam of plane polarized light is incident on an analyzer, the intensity I of light transmitted from the analyzer varies directly as the square of the cosine of the angle theta between plane of transmission of analyzer and polarizer. तो जो सेकंड क्रिस्टल है ए एनालाइजर, उससे पास होने वाली लाइट की इंटेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इफ ए बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द electric vector transmitted by the polarizer then only the component a cos theta will be transmitted जो उसके ऑप्टिकल एक्सिस में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट इज आई इज इक्वल्स टू के ऑफ ए कॉस थीटा स्क्वायर। तो के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है जिसमें के स्क्वायर को हम आई नॉट कह देते हैं। दिस इज द इंटेंसिटी इंसिडेंट ऑन एनालाइजर। आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पोलराइजर और इंसिडेंट ऑन द एनालाइजर। इसमें स्पेशल केस है थीटा 0 और 180 डिग्री पर दोनों इक्वल हो जाते हैं, जैसा हमने केस देखा था पोलराइजेशन में। थीटा 90 होगा तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी 0 एंड केस 3 व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द एनालाइजर द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट इज 1/2 ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये ज़रूर आप ध्यान रखेंगे कि जब अनपोलराइज्ड लाइट यहाँ से ऐसे अगर आ रही है, यहाँ अगर इंटेंसिटी आई है तो जो यहाँ पहले पोलराइजर से पास होकर जाएगी दिस इज़ हाफ ऑफ द इंटेंसिटी इंसिडेंट, उसके बाद आगे का रिलेशन होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। आगे बढ़ाएंगे इसको। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एंड ब्रूस्टर्स लॉ का कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास कहीं पर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसमें अगर आपने एक अनपोलराइज्ड लाइट डाली है एट ए पर्टिकुलर एंगल कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल, थीटा पी या आई पी बोलते हैं हम इसको, तो ट्रांसमिटेड लाइट जो आगे रिफ्लेक्ट हुई है ये तो अनपोलराइज्ड रहेगी, बट जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है इट इज़ पोलराइज्ड। वो भी कब? जब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस पोलराइजिंग एंगल के बराबर रखा है तब। तो द इंसिडेंट लाइट इज मेड अप ऑफ पैरेलल वाइब्रेशन पाई कंपोनेंट ऑन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड परपेंडिकुलर वाइब्रेशन जिनको सिग्मा कंपोनेंट कह रहे हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट। ब्लू और रेड कलर से हमने इनको दिखाया है। एट ए पर्टिकुलर एंगल कॉल्ड थीटा बी पोलराइजिंग एंगल द पैरेलल कंपोनेंट completely reflected whereas the
परपेंडिकुलर कंपोनेंट पार्शियली गेट्स रिफ्रैक्टेड एंड पार्शियली गेट्स रिफ्लेक्टेड। इस वजह से क्या होगा, रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट आर ऑल इन परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड हेंस आर प्लेन पोलराइज्ड। सिंपल कॉन्सेप्ट है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट, दिस वन, when unpolarized light incident on a refracting surface at a certain angle called polarizing angle, then the reflected light is always polarized, completely polarized. The intensity of transmitted light through the medium is greater than the plane polarized light. Obviously नीचे जाने वाली लाइट की इंटेंसिटी और इनके इंटेंसिटी में डिफरेंस होगा। इसे भी आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर रिलेशन को अगर देखेंगे तो यहाँ आने वाला एंगल ये भी हमारा थीटा पी है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की मदद से। ये एंगल 90 और ये एंगल आर, तो थीटा पी प्लस आर ये 90 बनता है। कैसे बनेगा, थीटा पी प्लस 90 प्लस आर 180 है, तो थीटा पी प्लस आर इज इक्वल टू 180 माइनस 90 हो जाएगा, तो ये 90 हो गया। और यहाँ से आर का फॉर्मूला 90 माइनस थीटा पी। तो एम यू बी का फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला साइन आई अपन साइन आर, तो साइन थीटा पी अपन साइन 90 माइनस थीटा पी, जिसको हम कॉस थीटा पी कह सकते हैं, और साइन अपन कॉस 10 थीटा पी, इसी को कहा जाता है ब्रूस्टर्स लॉ। तो ये है हमारा ब्रूस्टर्स लॉ का रिलेशन। आगे बढ़ाएंगे इसको। पोलरॉइड्स, पोलरॉइड्स मीन्स द सब्सटेंसेज विच हैव टेंडेंसी टू पोलराइज द अनपोलराइज्ड लाइट। बहुत सारे टाइप होते हैं हमारे पास इसके, एच पोलराइड, के पोलराइड, ये एक्सट्रीम डिटेल है, इसकी एज सच इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फिर भी आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। इनके यूजेस क्या हैं। बेसिकली पोलराइड हम किसी भी ऐसे मटेरियल को बोल रहे हैं जिनमें टेंडेंसी होती है अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने की। ये लिक्विड क्रिस्टल की फॉर्म में भी हो सकते हैं और ये डायरेक्ट क्रिस्टल की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो यूजेस कहाँ कहाँ आ रहा है इनका। पोलराइड सन ग्लासेस में यूज़ होते हैं, फिल्टर्स में यूज़ होते हैं, लेबोरेटरी में इनका इस्तेमाल किया जाता है, व्हीकल्स की हेडलाइट में स्पेशली इनका इस्तेमाल करते हैं। 3 डायमेंशनल मोशन पिक्चर्स, आजकल जो 3D का कॉन्सेप्ट है, 3D मूवीज़ आप देखते हैं, उसमें भी पोलराइड्स का इस्तेमाल होता है। विंडो पेन्स में इस्तेमाल करते हैं हम इसका, गाड़ियों के विंडशील्ड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे केसेस हैं जहाँ पर पोलराइड्स का इस्तेमाल होता है, और इसी के साथ हमने वेव ऑप्टिक्स को यहाँ पर कंप्लीट किया। थॉरली इसको देखें, खासतौर पर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वेव ऑप्टिक्स का। इसके बाद आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही कर रहे हैं हम, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में विद न्यू यूनिट एंड न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।